Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 2 मई 2025 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से डिस्कस करेंगे। हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग जितना भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी कुछ आपको मिल जाता है। यानी जितने भी करंट इश्यूज हम आज डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड अगर आने वाले एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा आप रेडी होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। तो ध्यान से हर एक चीज़ को सुनिएगा और जितने भी लोग पहली बार चैनल पर आए मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आपको पहली बात हैबिट एक डेवलप हो जाएगी। मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा तो उस समय पर टाइम पर उठना है और अपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है। जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं उसको नोट कर लेना है, ठीक है। वैसे पेड ग्रुप में ये PDF मिलते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। चलिए फिलहाल आते हैं डिस्कशन में। तो दोस्तों 2 मई में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट खबर जो हमारे एग्जैक्टली आज के थंबनेल पे भी प्रेजेंट है वो इजिप्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो क्या हम अचानक से इजिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे उठा लिया कोई भी देश ऐसे डिस्कशन हो रहा है? नहीं, ये वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो आपको सबसे पहले न्यूज़ पता होना चाहिए कि आखिरकार हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि एक खबर निकल कर आती है। खबर यह है क्योंकि 2023 के अंदर में भारत और इजिप्ट को जिसको हम हिंदी में मिस्र कहते हैं, तो इजिप्ट के साथ में हमने 2023 के अंदर में डिसाइड किया था अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रिसेंटली हुई हैं और ये जो पार्टनरशिप है इस पार्टनरशिप का मेन पर्पस है कि आने वाले भविष्य के अंदर भारत और इजिप्ट मिलकर स्किल डेवलपमेंट में कोऑपरेट करें। दोनों का मेन इंटरेस्ट है म्यूचुअल डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सचेंज किया जाएगा। साथ ही साथ में आने वाले समय पर दोनों देश अपने पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी इंप्रूव करने पे काम करने वाले हैं। यानी एक दूसरे देशों के जो लोग हैं इनके बीच में भी जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन माना जाता है दो कंट्रीज़ के संबंध के बीच में। तो दोस्तों ये है यहाँ पे हमारा न्यूज़ आर्टिकल और ये कहाँ पे पब्लिश हुआ है? PIB में पब्लिश हुआ है। क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ जितने भी रेलिवेंट सोर्सेज हैं वो सब यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों होगा क्या, पहला आर्टिकल न्यूज़ कवर हो गई है, इसको हटाओ। न्यूज़ हमारे लिए इतनी काम की नहीं है क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से इजिप्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इजिप्ट को लेकर बेसिक फैक्ट, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेसेस इन न्यूज़ का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जहां पर जो भी जगह खबरों में होती हैं उसको लेकर सवाल बनता है। UPSC में बहुत पॉपुलर आता है प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो बात होती है जब इजिप्ट के बारे में, तो इजिप्ट सबसे पहले जानो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और वर्ड आपको मिल गया, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। सर ये कौन सा देश होता है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो देश होता है जो 2 कॉन्टिनेंट के अंदर फैला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट की, तो इजिप्ट अगर आप देख पाओगे वैसे मेजरली ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर लीबिया है, नीचे सूडान है। तो इजिप्ट की एक बाउंड्री वेस्टर्न साइड में लगती है लीबिया के साथ में और इजिप्ट की बाउंड्री साउदर्न साइड में लगती है सूडान के साथ में, सदर्न सूडान, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। अब दोस्तों होता क्या है, इजिप्ट का यहाँ पे 2 बाउंड्री लगती है अलग अलग समुद्र से। इस वजह से यहाँ पर इजिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे रेड सी के साथ में एक बाउंड्री लगती है इनकी ईस्टर्न साइड में और नॉर्थ में इजिप्ट के पास में मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस भी प्रेजेंट है। अब सर आपने ये बोला था कि इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, वो कैसे हुआ? तो ये तो बता चुका हूँ कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो देश होता है जो बेसिकली 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर में फैला हुआ होता है। 2 कॉन्टिनेंट में कैसे? जैसे रशिया की बात करते हैं तो रशिया का कुछ हिस्सा एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में है, इस वजह से उसको हम यूरेशियन कंट्री कह देते हैं। वैसे यहाँ पर इजिप्ट की बात करेंगे तो इजिप्ट का एक मेजर पोर्शन अफ्रीका के अंदर है, ये वाला पोर्शन अफ्रीका में है। बाकी इसका ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है ये मिडिल ईस्ट के अंदर में प्रेजेंट है, वेस्ट एशिया में प्रेजेंट है ना। क्योंकि यहीं पर अगर आप देखोगे तो ये जो इजिप्ट का ये वाली बाउंड्री है ये लगती है गाज़ा पट्टी से। ये छोटा सा रीजन गाज़ा पट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इजिप्ट की एक बाउंड्री यहाँ पर इजराइल के साथ में लगती है, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंड एरिया जो 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ होता है। जैसे हम इंडिया के पेनिनसुलर रीजन की बात करते हैं तो भारत का पेनिनसुलर रीजन कौन सा है? निचला हिस्सा, साउथ इंडिया वाला पोर्शन, है ना। क्योंकि साउथ इंडिया वाले पोर्शन देखोगे तो इधर यहाँ पर हमारे पास में अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसी लैंड एरिया को हम बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पर इजिप्ट के पास में भी एक छोटा सा पेनिनसुला है, याद रखिए, इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर है।
सर ऐसा तो कोई हिस्सा दिख नहीं रहा जो 3 जगह से पानी से घिरा हो। अच्छा जूम करके आप देखो, अब दिख रहा है। ये जो रीजन है दोस्तों, एक सेकंड में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले अच्छे से। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये पर्टिकुलर रीजन, इसको हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। ये पेनिनसुला 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है। एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है। तो इजिप्ट का ही हिस्सा है सिनाई पेनिनसुला, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अफ्रीकन रीजन के अंदर भी है, ये थोड़ा सा वेस्ट एशिया के अंदर भी है। दैट मीन्स ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला से ये एक्सपैंड होता है, दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर पहुँच जाता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब सर इसके आसपास के देश कौन कौन से हैं, बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहली चीज़, इधर इजिप्ट के वेस्ट में लीबिया प्रेजेंट है, साउथ में इसके सूडान प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, क्योंकि इजिप्ट का ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। आप मैपिंग कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, आप मैपिंग इस तरीके से करते हैं, ऊपर नॉर्थ है, ठीक है, इधर यहाँ पर वेस्ट है, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड करा जाएगा। ये हो गया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आपका, ये हो गया यहाँ पर साउथ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये यहाँ पर हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये सब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन ये है। इसी वाले मैप को जो अभी हमने ड्रॉ किया है, इस मैप को उठा के यहाँ पे रख दो इजिप्ट के ऊपर। यहाँ पे रखोगे तो ये रीजन कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल से यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री है वो सीधा लगती है किस किस से, ये ध्यान में रखिएगा। स्वेज कैनाल से लगती है बाउंड्री इसकी इजराइल से, और साथ ही साथ में गाजा पट्टी से। स्वेज कैनाल बेसिकली यहाँ पर है, स्वेज कैनाल काफ़ी दूर है, ध्यान रखना। ये सिनाई पेनिनसुला है, स्वेज कैनाल ये है छोटा सा रास्ता, ठीक है। यहाँ से जहाज़ निकलते हैं और यहाँ से पास होके सीधा ऊपर मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं। अगर भारत को भी व्यापार करना होता है तो भारत का भी जहाज़ इस तरीके से घूम के आता है, ठीक है, और इधर रेड सी के अंदर एंट्री लेता है। रेड सी से यहाँ पर ये पास होकर स्वेज कैनाल से पास होकर मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से ऊपर सीधा यूरोप तक जा सकता है। समझ गए सर, कैनाल क्या होता है? कैनाल बेसिकली एक रास्ता होता है जो बनाया जाता है हमारे माध्यम से, हम खुद यहाँ पर उस रास्ते को डेवलप करते हैं। तो देखा भाई दुनिया ने कि भाई व्यापार करने का रास्ता यही है, या तो फिर पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा लैंड एरिया कनेक्टेड था, इसको खोदा गया, रास्ता बनाया गया, कैनाल बनाया गया। अब यहाँ से जहाज़ सिंपली पास हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया? तो क्या क्या रीजन्स आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इजिप्ट की बाउंड्री कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। वेस्ट में लीबिया है, साउथ के अंदर में सूडान है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इजराइल और गाजा पट्टी के साथ में ये बॉर्डर को शेयर करता है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, सिनाई पेनिनसुला, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। कोस्ट लाइन की बात करेंगे, 2 समुद्र के साथ में बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। ईस्टर्न साइड में रेड सी है और ऊपर नॉर्थ के अंदर में मेडिटेरेनियन सी है, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक। आगे आते हैं अब दोस्तों इसके जोग्राफिकल फीचर्स, यानी कुछ यहाँ पे नदियाँ वगैरह अगर हैं तो ज़रा डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी इजिप्ट से बहती है, उसका नाम है नाइल रिवर। नाइल का नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। ये जो नाइल नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये पूरे इजिप्ट को क्रॉस करती है। अगर आप इजिप्ट का ये मैप देखोगे तो ये नीचे से आती है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये नीचे साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो साउथ से यहाँ पर सूडान से आ रही है ये नदी, और यहीं पर एक आर्टिफिशियल झील बना देती है, इसका नाम है लेक नासिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर्टिफिशियल झील होते हैं ना, तो ऐसा ही आर्टिफिशियल झील यहाँ पर इजिप्ट में भी है, लेक नासिर। तो ये नाइल नदी ऐसे क्रॉस करती है, पूरे इजिप्ट को क्रॉस करने के बाद में सीधा मेडिटेरेनियन सी के अंदर में ये नदी खाली हो जाती है, यानी इसका पानी यहाँ पर गिर जाता है, ठीक है। तो पूरे इजिप्ट को यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है, जैसे आप लोगों ने देखा। अब पूरे इजिप्ट को क्रॉस कर रही है, तो इस वजह से इजिप्ट के आसपास के जो ये रीजन है ना, ये वाले रीजन, यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत पॉपुलर है, पानी भर भर के मिलता है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्रिंकिंग वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑब्वियस ही बात है भाई, इजिप्ट को पूरा कनेक्ट कर रहा है, वो भी ये पर्टिकुलर रेंज। तो अंदर ही अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्पेशली यहाँ पर जो शिप्स वगैरह हैं वो चलाए जा सकते हैं। तो इजिप्ट की यहाँ पर लाइफ लाइन मानी जाती है ये नाइल रिवर। नाइल रिवर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर एक डैम भी है, और उस डैम का नाम है असवन हाई डैम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए, असवन हाई डैम कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए इजिप्ट में है, ठीक है। बताया जाता है दुनिया का जो लार्जेस्ट एम्बैंकमेंट डैम है उसके अंदर में इसको काउंट किया जाता है। ये बहुत सारा नाइल का नदी का जो पानी है उसको कंट्रोल करके रखता है ना। बहुत सारा पानी यहाँ पर कंट्रोल करके रखता है, तो उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, या फिर वो जो पानी है उसको इरीगेशन के लिए भी स्टोर करके रखते हैं ताकि आगे सिंचाई की जा सके। और जैसे मैंने आपको बताया, इस नदी से एक आर्टिफिशियल झील बनती है जिसका नाम है लेक नासिर, ध्यान रखना। तो दुनिया में बहुत सारे आर्टिफिशियल लेक्स हैं, उसमें से एक लेक यहाँ पर लेक नासिर भी प्रेजेंट है। खत्म आर्टिकल। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली। एग्जाम में क्वेश्चन बने, आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए अगली खबर पर आते हैं। आपने देखा होगा पिछले
2 दिनों के अंदर में वैम और वेव ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है एनीम और मांगा कंटेस्टेंट के बारे में। देखो एनीमे क्या होता है इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो कोई ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। तो एनीमे इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे जिसको आप जनरली कार्टून्स कह सकते हैं। एनीमे है, मांगा है, वेबटून है। तो जापान के जो एनीमे है वो बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर एनीमे की सीरीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, बहुत पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कार्टून से काफ़ी ऊपर हैं वो, है ना। तो जब बात करते हैं एनीमे की या मांगा की या वेबटून्स की, तो ये आज अगर हम देखेंगे तो जापान तक सीमित है। तो हम चाहते हैं इंडिया भी इस स्टेज के अंदर में एंटर करे। तो भारत ने यहाँ पर अपने देश के क्रिएटिव लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में भी जो टैलेंट है वो भर भर के देखने को मिलता है, तो ऐसे लोगों को उठाना जो इस एनीमे क्रिएशन में इंटरेस्टेड हों, है ना। इन साथ ही साथ में मांगा को क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हों, इस क्रिएटिविटी के अंदर में वो शामिल हों, पहले से वर्क कर रहे हों, तो ऐसे लोगों को चुना जाए। और चुना गया है ऐसे बहुत सारे लोगों को, दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए ये पूरा एक बहुत बड़ा कंटेस्टेंट शुरू किया गया है, वेव्स एनीमे एंड मांगा कंटेस्ट। भारत का पहला इस प्रकार का ये इनिशिएटिव है, भारत का पहला नेशनल प्लेटफॉर्म है, भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने एनीमे, मांगा, वेबटून्स के ऊपर में फोकस किया है, कॉस्प्ले के ऊपर फोकस किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि हम भी इस इंडस्ट्री के अंदर में उतरें, है ना। हम भी यहाँ पर इस एनीमे, मांगा जो है इसको और ज़्यादा प्रमोट करें, स्पेशली जो इंडिया वाला कॉन्टेक्स्ट है उसको हम इसमें शामिल कर सकें। तो ये जो इवेंट हुआ है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? इसको ऑर्गेनाइज करने वाला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ध्यान में रखिएगा। तो इस मंत्रालय ने एक बॉडी के साथ में कोलैबोरेशन किया है जिसका नाम है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, MEAI। ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो एंटरटेनमेंट वाला यहाँ पर जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इनके साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। कोलैबोरेशन करने के बाद में जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, इस मंत्रालय के थ्रू ये सारा का सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। और हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो इसको डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली कुछ फाइनलिस्ट को सेलेक्ट किया गया है। कुछ ऐसे फाइनलिस्ट हैं जो 11 शहरों से सेलेक्ट किए गए हैं और आने वाले समय पर 2025 में अभी एक नेशनल फिनाले होने वाला है। और ये जो फिनाले होगा इसके अंदर में ये compete करने वाले हैं, देखेंगे कौन कौन यहाँ पर आगे निकलता है, कौन कौन इस प्रतियोगिता को जीतता है। ठीक है, तो ये नेशनल फिनाले किस दौरान होगा? ये होगा वेव्स 2025 के दौरान पूरा नेशनल फिनाले। अब ये वेव्स एक और वर्ड आ चुका है, देखो वो वैम अलग था, ठीक है, एनीमे मांगा की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर जो ये वेव्स है ये क्या है? ये है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, एक बहुत बड़ा समिट। इस समिट का मेन पर्पज़ है क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। और इस समिट के अंदर हमारा मेन पर्पज़ क्या है? जो मांगा है इसको क्रिएट करना। अभी तक जापानीज स्टाइल की जो कॉमिक्स है वो बहुत पॉपुलर हैं, हम चाहते हैं इंडियन वर्जन लेकर आना। एनीमे की बात हो रही है तो जापानीज एनिमेशन अगर आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार विजुअल्स, एक बहुत ही शानदार स्टोरी टेलिंग यहाँ पे दिखाई जाती है। मैंने आपको बताया कार्टून से बहुत ऊपर है ये। इसमें वॉइस एक्टिंग, कॉस्प्ले और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। तो हम भी यहाँ पर अपने यंग टैलेंट्स को खोज रहे हैं, जो जो इसके अंदर में इंटरेस्टेड हैं उनको आगे निकाला जाए और स्पेशली इंडियन वर्जन जैसी जो चीज़ें हैं इसके अंदर में इंक्लूड की जाएँ। इंडिया का ही मेन विजन यहाँ पर यह है कि हम भी क्रिएटिव और मीडिया सेक्टर के अंदर में एक दुनिया के बड़े लीडर बनकर आ सकते हैं। तो हमारा ये जो विजन है बड़ा लीडर बनने का, वो विजन आराम से पूरा हो सकता है इन सेक्शंस के अंदर में। उसी को ही आज के समय पर फोकस किया जा रहा है भारत के माध्यम से। हमारा फोकस एरिया क्या है? फोकस एरिया दोस्तों अगर आप देख पाओगे हमारा लगभग 6 चीज़ों पे फोकस एरिया है, AVGCXR। ए का मतलब एनिमेशन, दूसरा विजुअल इफेक्ट, तीसरा गेमिंग, चौथा कॉमिक्स, देन उसके बाद में XR यहाँ पर एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी वगैरह इसके अंदर में प्रेजेंट है। फिर अब इसमें क्या हो रहा है? जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ना, इसमें दुनिया भर से पार्टिसिपेशन हो रहा है। स्टूडियो, क्रिएटर, मीडिया लीडर्स ये सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको भारत के अंदर में क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, और जैसे चैलेंज आप देखोगे इसमें यह भी है कि जब ये पूरा निकाला गया कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, लगभग 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 1100 से ज़्यादा इंटरनेशनल एंट्रीज़ भी हुई हैं। बाहर से भी लोग हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भारत के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर में। इसमें वेरियस सेक्टर को कवर किया जा रहा है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये मैटर क्यों करता है? मैटर बेसिकली ये करता है क्योंकि इंडिया एज अ ग्लोबल हब के तौर पे हम बनाना चाहते हैं मीडिया इनोवेशन के अंदर, कंटेंट क्रिएशन में। तो जो यूथ का टैलेंट है, नौजवान लोगों का यहाँ पर ये टैलेंट है, ठीक है, स्पेशली इसमें हम ओरिजिनल इंडियन कंटेंट भी लेकर आना चाहते हैं। स्पेशली अभी तक केवल जापान, कोरिया तक सीमित है ये सारे एनीमे वगैरह जो भी चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंडिया भी इसके अंदर में उतरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बस खाली इस आर्टिकल में मेंशन की गई है, अदरवाइज और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है।
आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। ये टॉपिक बहुत काम का है और इस टॉपिक को जीएस पेपर नंबर 3 जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके साथ में लिंक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिसका नाम है बीसीआई, दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। याद रखिएगा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की जब बात आती है तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर एक दिमाग को बाहर कंप्यूटर या फिर रोबोटिक जो हाथ होते हैं उनके साथ में कनेक्ट करने की बात होती है। ठीक है, अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। मान लो कोई व्यक्ति है जो पैरालाइज्ड है, जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके ब्रेन के अंदर में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक सेंसर लगाया जाएगा, इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाएगा, उसके माध्यम से सिग्नल पास होंगे। फिर उसके हाथ में एक रोबोटिक हाथ लगा दिया जाएगा, तो सिग्नल जब पास होंगे तो उसको रोबोटिक हैंड के सिग्नल को मिलेगा, तो रोबोटिक हैंड को वो अपने हिसाब से मूव कर पाएगा, भले ही क्यों ना वो पैरालिसिस से गुजर रहा हो, है ना, दिमागी संबंधित इश्यूज़ हैं उसके अंदर में, बॉडी से मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सारे मूवमेंट्स कर पाएगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से। तो ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली चर्चाओं में है। अब चर्चाओं में रहने के पीछे का कारण क्या है, न्यूज़ क्या है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक स्टेबल बीसीआई को डेवलप किया गया। एक स्टेबल जो हमारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है इसको तैयार किया गया है। ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये क्या करेगा, इसका मेन पर्पज़ है कि जो पैरालाइज्ड पर्सन है वो अपने हाथ पैर को चला सकें, क्योंकि उनके हाथ पैर मूव नहीं करते हैं तो उनके रोबोटिक आर्म्स वगैरह लगाए जा दिए जाएंगे। तो रोबोटिक आर्म लग जाएंगे तो जैसा वो सोचेंगे दिमाग के अंदर थॉट्स है, क्योंकि पैरालाइज जो व्यक्ति है उसके ब्रेन एक्टिव है, थॉट्स यहाँ पर चल रहे हैं, हाथ पैर मूव नहीं हो पा रहे, बोल नहीं पा रहा। तो उस कंडीशन के अंदर में ये जो बीसीआई है ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, जिसको हमने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का नाम दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे काम कैसे करता है। 3 फोटोज़ मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, तीनों फोटोज़ के माध्यम से बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। सबसे पहली चीज़, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का वर्किंग क्या होगा। दिमाग के अंदर में एक इलेक्ट्रोड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये जो इलेक्ट्रोड है दोस्तों ये कुछ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा और वो सिग्नल्स यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुँचेंगे जिससे पूरा मूवमेंट होगा। जैसे लेट्स से एग्जाम्पल यहाँ पर है, ब्रेन के अंदर में इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट किया गया और फिर उस इलेक्ट्रोड के सिग्नल सीधा कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करे गए। अब वो जो व्यक्ति है दोस्तों, वो व्यक्ति के हाथ पैर नहीं कर रहे हैं काम, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग से उस कंप्यूटर के कर्सर को मूव कर पा रहा है। समझ रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड है उसके इलेक्ट्रोड से जो सिग्नल्स को यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है। फिर ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति है ना, जिसके मसल्स वगैरह ब्लॉक हो चुके हैं या पैरालिसिस को फेस कर रहा है, ठीक है, या जिसका हाथ नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके से रोबोटिक आर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा और रोबोटिक आर्म यूज़ करने के बाद में उसके ब्रेन के अंदर में जो इलेक्ट्रोड हमने लगाया है उस इलेक्ट्रोड को रोबोटिक आर्म से या फिर ऐसा जगह हाथ का जो मूव नहीं कर पा रहा है उसके साथ में कनेक्ट किया जाएगा। जब ये कनेक्ट होगा तो दिमाग के हिसाब से उसका मूवमेंट करा जा सकता है। समझ गए। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का वर्किंग प्रोसेस कैसा है, कैसे काम करता है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। सेंसर को लेकर जितना भी चीज़ें हैं, सेंसर इम्प्लांटेशन करना, इलेक्ट्रोड को यहाँ पर ब्रेन के अंदर मोटर कॉर्टेक्स वाली नाम की जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन ये है मोटर कॉर्टेक्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो ब्रेन के अंदर में दोस्तों ये यहाँ पर आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है जो बॉडी के लेग्स, फीट, ट्रंक, आर्म, हैंड, फेस, माउथ, इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड को इंट्रोड्यूस किया, उसके आधार पे ये पूरा सेक्शंस काम करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब दोस्तों इससे क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रोड सिग्नल मिल जाएंगे, बॉडी मूवमेंट शुरू हो चुका है, तो एक व्यक्ति जो है, जो स्पेशली पेशेंट था, जो कुछ नहीं कर पा रहा था, अब वो किसी ब्लॉक को उठा सकता है, कैबिनेट ओपन करना, है ना, ये सारे छोटे छोटे काम अब आराम से कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का एप्लीकेशन क्या है, इसके मेन यूजेस क्या हैं। जब बात करते हैं मेन यूजेस की, तो ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, एक समस्या आती है ALS की, दैट इज, इसको कहते हैं एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। क्या, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यहाँ पर इसको कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों, इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक व्यक्ति का जो मोटर न्यूरॉन होता है, हेल्दी मोटर न्यूरॉन, ये डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये उसका मोटर न्यूरॉन पूरी तरह से अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाता, चलने में परेशानी है, पैर में कमज़ोरी है, सही से बोल नहीं पाता, गले में चोकिंग होने लगती है, हाथ कमज़ोर हो जाते हैं, मसल क्रैप, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसी कंडीशन से लोगों को बचाने के लिए ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बेटर तरीके से वर्क कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है, ये वाला टॉपिक हमारा एग्जामिनेशन के लिए जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है एम फॉर नेचर के बारे में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। एम फॉर नेचर, इसका अपने आप में एक फुल फॉर्म है।
फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन, एम फॉर नेचर। एक नया ग्लोबल इनिशिएटिव, दुनिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लॉन्च किया जाता है। FAO यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, उसने एम फॉर नेचर को लॉन्च किया। इस एम फॉर नेचर, नाम से पता चल रहा है नेचर, हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। तो इसका मेन पर्पज़ यह है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है दोस्तों, उनकी जो क्षमता है कि उनके देश के अंदर में या दुनिया भर में कितना इकोसिस्टम रिस्टोर हुआ है। ठीक है, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट को बचाने की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के एफर्ट्स की बात हो रही है, उन एफर्ट्स की मॉनिटरिंग करना, देखना कितना कंट्रीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इसलिए एम फॉर नेचर नाम का जो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। याद रखिए, क्वेश्चन आप लोगों से ये बनेगा, एम फॉर नेचर को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाली बॉडी याद रखिए FAO है, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन बन सकता है। इसको फंडिंग वगैरह कौन देता है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हैं कि अलग अलग देशों को ये सपोर्ट करता है, स्पेशली वो देश जो अपने देश के अंदर में एक मजबूत सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं उनके देश के अंदर में एनवायरनमेंट को रिस्टोर जो किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसको मॉनिटर करना, ट्रैक करना, डेटा कलेक्ट करना, उसमें यहाँ पर यह हेल्प करता है। जब मैं बात करता हूँ इकोसिस्टम की, एनवायरनमेंट इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, उसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? आपके जंगल को किस तरीके से रिस्टोर किया जा रहा है, मैरिन इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर कर रहे हैं, ग्रासलैंड्स को कैसे रिस्टोर कर रहे हैं, वेटलैंड्स को कैसे रिस्टोर कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स को कैसे रिस्टोर किया जा रहा है, ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके रिस्टोरेशन के सभी डेटा को कवर करता है एम फॉर नेचर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सभी डेटा को कवर करता है, दूसरे कंट्रीज को इंस्पायर करता है कि हाँ, हम अपने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए ये सभी प्रकार के अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। बस खाली याद रखने वाली बात क्या है, इसको लॉन्च कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करता है। ठीक, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर, यहाँ पे रेबीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के लिए रेलिवेंट है। मैंने आपको रिसेंटली ये केस पढ़ाया भी था हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर में। फिलहाल ये दोबारा से आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको दोबारा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी चीज़ को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता होना चाहिए। एक केस निकल कर आया है 2024 का, और वो केस ये है 6 साल की एक बच्ची जो केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। उसको कुत्ते ने काट लिया था, और कुत्ते ने उसको 2 जगह पे काटा, उसके हाथ पैर पे, साथ ही साथ पे उसके सर पे काटा। तो सर पे काटने की वजह से क्या होता है, उस बच्ची की डेथ हो जाती है। हालांकि यहाँ पर उस बच्ची को वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेबीज़ वायरस है उसके दिमाग को अटैक करता है। अटैक करने के बाद में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से रेबीज़ वायरस करंट समय पर चर्चाओं में आया है। न्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एक आर्टिकल, डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ है बहुत सारे अखबारों के अंदर, इस वजह से कवर किया जा रहा है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि रेबीज़ वायरस होता क्या है और कैसे यहाँ पर ये इम्पैक्ट करता है एक ह्यूमन बॉडी को। रेबीज़ की जब बात आती है तो एक डेडली जूनोटिक वायरस है, एक ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये किसकी वजह से होता है? ऑब्वियस सी बात है, एक वायरस की वजह से हो रहा है। उस वायरस का नाम ही क्या है? रेबीज़ वायरस है। ये वायरस प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि जैसे बॉडी के अंदर में ये घुसता है ना, हमारे टिश्यूज़ के अंदर जाके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते ये सीधा एक इंसान के नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से अटैक करता है। दिमाग पे अगर ये चढ़ गया तो जैसे दिमाग पे ये चढ़ा, दिमाग पे अटैक किया, तो ये हमेशा से फेटल है। 100% उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। इतना खतरनाक माना जाता है रेबीज़ वायरस को। तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर ये डेटा है, जो ये रिपोर्ट, ये फोटो हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से यूज़ की है। जब आप करते हैं बात रेबीज़ के बारे में, तो ये वायरस अटैक अगर ब्रेन तक पहुंच गया, दिमाग तक पहुंच गया रेबीज़, तो फिर उस इंसान को नहीं बचाया जा सकता। आज भी यहाँ पर इसको लेकर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, बस खाली अगर किसी बॉडी पार्ट पे कुत्ता काट भी लेता है और घाव हो जाता है, तो पहला काम ये करना है, फटाफट जाओ उसको अच्छे से धो लो, साबुन से रगड़ के धो लो। वैक्सीन वगैरह यहाँ पर आपको फिर मिल जाएंगी। फिर वैक्सीन लगवाने के बाद में जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके रिकवर कर जाती है। समझ गए? तो रेबीज से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस फैलाना। लोगों के अंदर में जागरूकता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है अगर कुत्ता गलती से काट भी ले। और जो डॉग की बॉडी लैंग्वेज है उसको समझना, पहले से दिख रहा है कुत्ता भौंक रहा है ना, किस तरीके से अग्रेसिव नेचर है, तो उससे दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कुत्ता काटेगा नहीं तो रेबीज़ का कोई केस हमारे सामने निकल कर आएगा भी नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, रेबीज़ से संबंधित आज के समय पर दुनिया भर में हर 10 मिनट के अंदर में एक मृत्यु हो रही है। 1 डेथ इन एवरी 9 मिनट, 10 भी नहीं 9 मिनट के अंदर एक व्यक्ति की जान जा रही है रेबीज़ की वजह से।
तो ये काउंटर करना ज़रूरी है। अच्छी बात है कि रेबीज़ को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है अगर टाइम पर वैक्सीन ले लिया जाए तो। ठीक है। और इसी को लेकर इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस को फैलाने के लिए क्या होता है, हम हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे भी ऑब्जर्व करते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। आज रेबीज़ से जो ज़्यादातर संबंधित केस हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर केसेस आपको देखने को मिलेंगे रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर में, जो गांव वाले क्षेत्र हैं, स्पेशली एशिया एंड अफ्रीका के अंदर। यहाँ पे ज़्यादा बड़ी परेशानी है आज के समय पर ये रेबीज़। ठीक, क्लियर हो गया। रेबीज़ की जब बात होती है दोस्तों, तो हम इस वायरस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेन में पहुंचता है, ब्रेन में सूजन हो जाता है, तो इससे यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब यहाँ पर यह भी है कि ये एक इंसान की बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, हाउ इट अफेक्ट्स द बॉडी। तो बॉडी अफेक्शन की जब बात आती है तो मैं आपको बताया कि ये जो वायरस है बॉडी में जैसे पहुंचा, मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, मल्टीप्लाई होते होते फैलते फैलते ब्रेन तक जाता है। जब ब्रेन तक पहुंच गया तो समझो एक डेड वाली कंडीशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। रेबीज़ फैलाने वाला केवल कुत्ता ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बंदर भी है, रकून है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर में ये रेबीज़ वायरस पाया जाता है। कुत्ते के अंदर जो लार है, जो सलाइवा है, उसके अंदर में ये रेबीज़ प्रेजेंट होता है। जब वो काटता है तो उसका लार बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसी के सलाइवा के माध्यम से ये रेबीज़ एक इंसान में फैलता है। आज रेबीज़ के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे दुनिया भर हो, वो सब केसेस ज़्यादातर 99% केसेस डॉग बाइट से आते हैं, कुत्ते के काटने की वजह से केसेस निकल कर आते हैं रेबीज़ के। प्रॉब्लम तब होती है जब कुत्ते ने काटा हो, घाव हो गया है और उस घाव के अंदर में कुत्ते का लार चिपका हुआ है, कुत्ते का लार उसमें लग चुका है, तो उसको साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बोला जाता है तुरंत रगड़ कर धो लो, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रेबीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज रेबीज़ के केसेस एशिया अफ्रीका दोनों के अंदर में प्रेजेंट हैं, लेकिन करंट समय पर एंटार्क्टिका को छोड़कर सभी कॉन्टिनेंट्स पर, एंटार्क्टिका को छोड़ दें तो बाकी सारे सभी महाद्वीपों के ऊपर में रेबीज़ के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि कभी कुत्ता काट ले तो उसके बाद रेबीज़ के लक्षण दिखने में समय लग जाता है, कभी 2 से 3 महीने का समय लग जाता है लक्षण दिखने के अंदर अंदर, फिर या कभी कभी यहाँ पर 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है, उसके बाद लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तब। वैक्सीनेशन लिया है अच्छे तरीके से तो रेबीज़ क्यों होगा? और सबसे बेस्ट मेथड यही है कि सीधा डॉग को ही वैक्सीनेट कर दिया जाए। जो आज के समय पर स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको ही वैक्सीनेट कर दिया जाए, तो इससे बेटर क्या होगा, वो रेबीज़ के वायरस फैलेगा ही नहीं। अगर किसी को रेबीज़ हो जाता है तो शुरुआती तौर पे उसको ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार हो जाना, शरीर में दर्द होना, फिर साथ ही साथ में जिस जगह पे कुत्ते ने काटा था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसिव लेवल पर जलन होना। और एक बार लक्षण दिखने शुरू हो गए, रेबीज़ के लक्षण नहीं दिखने चाहिए, अगर लक्षण दिखने शुरू हो गए तो दोस्तों यहाँ पर फैटेलिटी रेट इसका 100% हो जाता है, ये जानलेवा हो जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पर सिचुएशन को डील सही तरीके से कर लिया तो बच जाएंगे, नहीं किया तो ये रेबीज़ आने वाले समय पर मतलब धीरे धीरे बढ़ के एक इंसान के अंदर पैरालिसिस, कोमा या इवन उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अब बात आती है कि रेबीज़ करंट समय पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू भी है। जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ इशू की तो इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं, ध्यान रखिए, जिन बीमारियों के ऊपर में ज़्यादा हम अटेंशन नहीं देते हैं, लेकिन ये बीमारी दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये बीमारियां नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं। इंडिया भी यहाँ पर एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे ट्रॉपिकल कंट्री कहलाते हैं। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ वो बीमारियां हैं जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। इसके अंदर में वायरस से फैलने वाली जो बीमारियां हैं इसमें रेबीज़ भी है, जो भी हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ये भी रेबीज़ वायरस की वजह से होता है। फिर डेंगू, चिकनगुनिया भी इसके अंदर में प्रेजेंट है। प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारियां होती है इसमें चेगास डिजीज है, लेशमनियासिस है, ह्यूमन अफ्रीकन बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। फिर बैक्टीरिया की वजह से होने वाली लेप्रोजी, ट्रैकोमा, योस, नोमा, ये सारी बीमारियां हैं। और हेलमिंथ की वजह से होने वाली ये सारी बीमारियां हैं। ये सब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, ध्यान रखना इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा काम का है। अब जैसे मैंने आपको बताया रेबीज़ का सबसे अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि आप वैक्सीन लें, दूसरा डॉग्स को वैक्सीनेट कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे जो ये रेबीज़ है वो फैलेगा नहीं तो कोई केस निकल कर यहाँ पर आएगा ही नहीं। फिर एक और अल्टीमेट सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि देखो रेबीज़ को लेकर पहले भी इसका मतलब पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलिक्स करके यहाँ पर एक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, रेबीज़ हो गया किसी को तो 4 से 5 यहाँ पर ये वैक्सीन लगते हैं, कुछ सप्ताह के अंदर में ये सीरीज़ लगवा ली जाए तो एक इंसान यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है, उसमें ये रेबीज़ वायरस फैलने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। अगले न्यूज़ आर्टिकल के अंदर में दोस्तों नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी जो करंट समय पर चर्चाओं में है। आइए एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की जब बात आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
कस्टोडियन है नॉन करेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का ध्यान रखिए। ठीक है, दो प्रकार के रिकॉर्ड्स होते हैं। एक आपके नॉन करेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड्स है वो सारा का सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, बहुत पुराना है, जो हमारे डेली यूज़ में नहीं आता, तो उसको हमने सुरक्षित तौर पे रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया पुराने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करके रखने में। तो आज भी इन्होंने पुराने जितने भी हमारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बचा के रखा है, उनको प्रोटेक्ट करके रखा है ना। वो डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेस कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट पर। तो बहुत सारे स्कॉलर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, उनके हाथ में भी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पुराने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने के लिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनाया गया है। ये एक रिपोजिटरी है जहां पे नॉन करेंट रिकॉर्ड्स रखे गए। नॉन करेंट रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? ये सभी वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो डे टू डे यूज़ में नहीं आते, पुराने रिकॉर्ड्स हैं। ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, दोस्तों ध्यान में रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आने वाली बॉडी है। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो न्यूज़ यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने ये प्रेजेंट है। खबर यहाँ पर ये रिलीज़ हुई है कि अभी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के अंदर में क्या किया गया है, कुछ और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो प्राइवेट पेपर्स हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो हमारे साथ में नहीं है, तो इनके कुछ प्राइवेट पेपर्स यहाँ पे दोस्तों अपलोड करे गए हैं। तो इस वजह से एनएआई काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, ध्यान में रखिएगा। तो एनएआई के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज़, इस बॉडी को कब बनाया गया? 11 मार्च 1891 में बनाया गया। 1891 में आप देख पा रहे हैं, यानी कि देश की आज़ादी से पहले नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया आ चुका था, और उस समय पर कोलकाता के अंदर यानी कलकत्ता में बनाया गया था। बाद में 1911 के अंदर जब न्यू दिल्ली मेन सेंटर बना, तो न्यू दिल्ली के अंदर में इस नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कलकत्ता में जितने भी रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिल्ली के अंदर में बाद में ट्रांसफ़र कर दिए गए। समझ गए? और आज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट नियम के तहत रेगुलेट किया जाता है, या दूसरे और इंपॉर्टेंट एजेंसी के लिए एनआईए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे बताया जाता है 34 करोड़ से ज़्यादा, कितने? 34 करोड़ से ज़्यादा जो पेजेस हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो यहाँ पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में प्रेजेंट हैं। इन्होंने स्टोर करके रखे हैं, और अब धीरे धीरे करके वो सारे रिकॉर्ड्स को वो डिजिटली भी अवेलेबल करवा रहे हैं। वेबसाइट के ऊपर में भी ये सारे रिकॉर्ड्स धीरे धीरे करके अपलोड हो रहे हैं। इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? 34 करोड़ पेज आखिरकार किस किस चीज़ के हैं? तो इसमें फाइल हैं, वॉल्यूम्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैप हो गए, ट्रीटीज़, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, जो पुरानी डिबेट्स हैं, है ना, फिर सेंसस का डेटा है, कुछ लिटरेचर हैं, गवर्नमेंट के गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे इस चीज़ के अंदर में रखे गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अलग अलग भाषाओं में, ऐसा नहीं है सब एक भाषाओं में, संस्कृत, पर्शियन, ओडिया, दूसरे और डॉक्यूमेंट्स हैं। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एनएआई के अंदर में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नॉन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डे टू डे यूज़ में नहीं आते और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। क्योंकि एक होता है क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स। क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाई जा सकती। तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाई जा सकती, तो वो इन्फॉर्मेशन एनएआई के अंदर स्टोर नहीं की जाती है। तो आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी एनएआई के अंदर स्टोर करते हैं? तो नहीं करते, क्योंकि उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाना। जबकि एनएआई का डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो सारे के सारे नॉन रिकॉर्ड्स यानी जो डे टू डे यूज़ में नहीं आते, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक बार जैसे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, वैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की एक बॉडी है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? ठीक है, तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और फिर आप लोगों से आने वाले समय पर हो सकता है ये पूछ ले, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो आंसर वही सेम रहेगा, इसका भी आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही है। ठीक है, बाकी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की खास बात यह है, इसका एक रीजनल ऑफिस है जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसके 3 अलग अलग रिकॉर्ड सेंटर्स प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पर? भुवनेश्वर, जयपुर एंड पुडुचेरी के अंदर में, जहाँ पे ये सारा डेटा रखा हुआ है। फिर बाद में अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का याद रख सकते हैं, एक पोर्टल भी, एक वेबसाइट भी है, अभिलेख पतल एक पोर्टल है, जहां पर आप इस नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एक्सेस कर पाएंगे ऑनलाइन। और ऑनलाइन जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, तो लगभग इस वेबसाइट पे 2.7 मिलियन रिकॉर्ड्स करंट समय पे रखे गए हैं, जिसमें 71,792 से ज़्यादा डिजिटाइज डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको यहाँ पर जो स्कॉलर्स वगैरह हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो एनआईए हमारे लिए आज के समय पर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, पॉलिसी रिसर्च को सपोर्ट करता है, कुछ डेटा को प्रोटेक्शन देता है। तो भारत के जो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उनके लिए हेरिटेज का काम करता है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भविष्य में यहाँ पर इसको देख सके, कुछ रिकॉर्ड्स को यहाँ पर पढ़ सके।
आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो भी मिल चुकी है। अब देखिए अगला आर्टिकल, आज का आखिरी आर्टिकल है लेकिन काम का है, इसको सुन लेना। यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी ये टॉपिक पब्लिश हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस में भी पब्लिश हुआ था। देखो इस वीडियो का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आपको समझ में आ रहा है कि ये जो छोटा सा वीडियो चल रहा है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इधर उधर पब्लिश हो रहे हैं, छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वो सब यहाँ पे कवर हो जाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में द हिंदू में तो द हिंदू ही कवर हो रहा है, डिटेल्ड एनालिसिस में आपको अपनी साइड से पूरी तरह से वो प्रोवाइड करवाता हूँ, है ना। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट की जब बात आती है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये रिपोर्ट हर साल आती है, और इस साल वाली 2025 की ये रिपोर्ट आ चुकी है जिसने धमाका किया है, इंडिया के ऊपर में कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। वो क्या मामला है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक एनुअल पब्लिकेशन वाली रिपोर्ट है, इसको कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, USTR की जब बात करते हैं तो ये इसको पब्लिश करता है। इन्होंने भी इस बार भी यहाँ पर ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश कर दी है। तो आप लोगों से 2 से 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन क्या तैयार हो चुका है, सबसे पहला कि सर बताओ स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है ये अपने आप में स्पेशल है, इसको कौन पब्लिश करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसको रिलीज करता है। ठीक है, इनका एक ट्रेड एक्ट है, उसके आधार पर इसको रिलीज करते हैं। पहली बार 1989 में इशू किया गया था। हर साल यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है, इस बार भी आई है। तो इस बार ये रिपोर्ट जो आई है इसका मेन पर्पस क्या है, या 301 रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है ऐसे देशों को आइडेंटिफाई करना जहां जहां पर व्यापार को सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे लेट्स से यहाँ पे जब बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए क्या कर रहा है, बहुत सारे नए नए इनोवेशन कर रहा है, नए आविष्कार करता है। नया आविष्कार करने के बाद में वो कंट्री क्या करती है, उसके ऊपर में IPR लेती है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कॉपीराइट भी कहते हैं। अब जैसे मान लो मैंने अपना कोई कंटेंट तैयार किया, ये कंटेंट मैंने यहाँ पर तैयार किया अलग अलग न्यूज़पेपर से निकाल के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोई सीधा कहीं से डायरेक्टली कॉपी नहीं हुआ भाई, तो इस पर कॉपीराइट कंटेंट में कॉपीराइट एक्ट के थ्रू यहाँ पे इसको रजिस्टर करवा सकता हूँ, यानी कोई दूसरा व्यक्ति इसको कॉपी नहीं करेगा। कॉपी करता है तो उसके खिलाफ में यहाँ पर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सिंपल सी चीज़ है, क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति कॉपी करता है तो ये कॉपीराइट वायलेशन भी है। फिर आप कह सकते हैं कि चलो आपके देश में कॉपीराइट का वायलेशन जब होगा तो लीगल एक्शन है वगैरह वगैरह, ये सारे नियम हैं। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर में क्या स्थिति है आपको ये नहीं पता। तो यहाँ पे यूएसए ये कहता है कि बहुत सारे देश, जिसमें एग्जाम्पल उन्होंने इंडिया का भी दिया है, इंडिया भी शामिल है, ध्यान में रखिए, इंडिया को तो इन्होंने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि 3 लिस्ट रिलीज करता है ये स्पेशल 301 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का कहना यह है कि हम उन देशों को आइडेंटिफाई करते हैं जो देश सही तरीके से यूएस के प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा नहीं कर पाते, यानी यूएस का जो भी कह सकते हैं कॉपीराइटेड कंटेंट है वो सब वायलेट हो रहा है, दूसरे कंट्रीज के अंदर में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर उन देशों को देखा जाता है कि भाई व्यापार के मामले में ये देश बिल्कुल सही नहीं है। तो भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में यूएसए ने रखा है। ठीक है, उसके अलावा चाइना भी, चिली, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया, वेनेजुला, ये सारे देश प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में हैं। फिर बाकी सारे ये देश ये वॉच लिस्ट के अंदर में है। वॉच लिस्ट से खतरनाक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट होती है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और लिस्ट आती है इसके अंदर में, वो आती है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। तो 3 लिस्ट रिलीज करता है ये स्पेशल 301 रिपोर्ट, ध्यान रखना है। 2 लिस्ट तो आपकी यहाँ पर ये हो गई प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, और दूसरा यहाँ पर वॉच लिस्ट। उसके अलावा तीसरी जो है वो है यहाँ पर प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, ये ध्यान में रखिए। प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में आज तक कोई भी कंट्री इसमें नहीं आई है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंडर माना जाता है कि बहुत सीरियस ऑफेंडर वो कंट्री है। तो ये कंट्री यहाँ पर आपको इसकी कोई भी कंट्री इसमें नहीं देखने को मिलती। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया भी शामिल है। वॉच लिस्ट के अंदर वो कंट्रीज़ हैं जिनका थोड़ा बहुत यहाँ पर ये इशू है कि उन्होंने कॉपीराइट कंटेंट प्रोटेक्ट नहीं किया, ये सब यहाँ पर वो कंट्रीज़ वॉच लिस्ट में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो याद रखिए, ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों को ही कवर करता है। ऐसे देश जो ऑलरेडी विकसित हैं, ऐसे देश जो यहाँ पर डेवलप्ड बनना चाहते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ कवर होती हैं। ये कौन कौन से मुद्दों को ट्रैक करता है, तो ये जो दोस्तों स्पेशल 301 रिपोर्ट है, ये पेटेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। सर, जो भी पेटेंट दिया गया है, जो भी कॉपीराइट मिला है, उसकी सुरक्षा की जा सके, है ना, जो भी मतलब नकली गुड्स ना बनाए जा सके, ऑनलाइन पायरेसी ना हो कॉपीराइट कंटेंट की, तो इन चीज़ों को इंश्योर करने का काम करते हैं। अच्छा काम कर रहा है वो। अब जब बात करते हैं तो ये आप देखोगे एक फ़ोटो द हिंदू वालों ने रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला जा रहा है कि इंडिया एक मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकॉनमी के अंदर में रखा गया है। कि भाई आज USTR की रिपोर्ट ये कहती है, मतलब वही यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी रिपोर्ट ये कहती है भारत के अंदर में
जो कॉपीराइट कंटेंट है वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट का कहना यहाँ पर यह है कि जो पेटेंट जो होता है ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है, इंडिया के अंदर में एक कंसर्न है। फिर स्टेक होल्डर्स ने ये भी बोला है कि भारत के अंदर में बहुत सारे जो वीडियो गेम हैं, है ना, अकेडमिक बुक्स हैं, ये सब यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, अनऑथोराइज तरीके से शेयर हो रहे हैं, इलीगल तरीके से शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, और कंपनीज़ अगर कोर्ट के अंदर में जाती हैं कि हमारा कंटेंट शेयर हो रहा है, तो केसेस के अंदर में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, डिले लग जाता है। ये बात यूएसए का कहना है। तो ये स्पेशल 301 रिपोर्ट किस तरीके से लिंक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिस वजह से ये न्यूज़ आर्टिकल हम लोग आज के समय पर डिस्कस कर रहे हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा हॉलिस्टिक इशू। ये है आज का आपका करंट अफेयर्स का पूरा डिस्कशन। आज जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में थी वो सब बता दी गई हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, जितना जल्दी यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो जाता है उतना जल्दी कोई दूसरा वीडियो अपलोड नहीं होगा। मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको मिल जाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हैं तो आपके करंट अफेयर्स मॉर्निंग में कवर हो जाएंगे। बाकी हिंदू न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, तो न्यूज़पेपर से आपका सारा का सारा अपडेट, एडिटोरियल वगैरह वो सब कवर हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।